खुशामदीद। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 44 लाख के करीब गैर मुल्की इस वक्त मौजूद हैं। इनमें से 17 लाख गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान 17 लाख के करीब कानूनी तौर पर जिनके पास ऐसी दस्तावेजात हैं कि वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, और बाकी जो तादाद है वो उन गैर मुल्कियों की है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। इनमें अक्सरियत अफगान बाशिंदों की है, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल आज से नहीं, अगर हम 1979 से देखें कि जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो एक बहुत बड़ी मुहाजिरीन की तादाद पाकिस्तान में आई। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अवाम ने उनको वेलकम किया और उनको जगह दी, और दीगर ममालिक की तरह उनको किसी एक ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान को उनके लिए खोल दिया कि वो कारोबार कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद एक और वेव अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में आई जब 9/11 हुआ और उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया इत्तेहादी अफवाज के साथ। और चंद साल पहले जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान पे, तो फिर एक बड़ी तादाद अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में दाखिल हुई। इन तीनों मौक़ों पे पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अवाम ने बड़े खुले दिल से अफगान मुहाजिरीन को वेलकम किया। अब मसला ये कि जब पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया कि जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको अब बाइज्जत तरीके से अपने अपने ममालिक वापस चले जाना चाहिए, तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान की मईशत को देखें या कोई भी मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मसला है वो अफगानिस्तान के लोगों का नहीं है, इसमें दीगर ममालिक के लोग भी शामिल हैं। बहुत से अफ्रीकी ममालिक के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं जो पाकिस्तान में हैं। इन सब के साथ एक ही यकसा पॉलिसी है। लाइमलाइट में अफगानिस्तान के लोग इसलिए आए कि क्योंकि वो एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मुकीम है। अब जब हुकूमत ने यह फैसला किया और आज रात 12 बजे ये डेडलाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और इससे पहले एक महीना पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था कि आप बाइज्जत तरीके से अपने अपने जो भी कारोबारी ज़िंदगी हैं उनको वाइंड अप करें और अपने अपने ममालिक में तशरीफ़ वापस ले जाएँ। मोहलत दी गई, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो वजारत दाखिला की के अदाद-ओ-शुमार हैं, 1,40,000 से ज़्यादा गैर मुल्की पाकिस्तान से रज़ाकाराना तौर पर जा चुके हैं, और जो नहीं गए उनसे भी हुकूमत बार बार खास कर रही है कि वो वापस अपने ममालिक तशरीफ़ ले जाएं पाकिस्तान से, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो गैर कानूनी बाशिंदों को कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर कबूल नहीं करता। आप किसी भी दुनिया के कोने में आप चले जाएँ, अगर नहीं जाएंगे तो साथ एक वार्निंग भी दी गई है, नहीं जाएंगे तो फिर उनको गिरफ्तार करके उनके मुमालिक में भेजा जाएगा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि मालूम करें कि पाकिस्तान के चारों इस वक्त जो सूबे हैं वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, केपी से इनका ताल्लुक है, और इनसे केपी की सूरत हाल, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है। जब ये लोग जाएंगे तो हुकूमत पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत से किस तरीके से राब्ते में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीपू साहब हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से सुहेल जमाली साहब, लाहौर से सुफियान साहब और कोयटा से मीर सलाम साहब। आप तीनों हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का इस प्रोग्राम में। सबसे पहले सुहेल जमाली साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। कराची से आप हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियों की भी इत्तलात थी। हुकूमती इंतजामात क्या हैं? अब तक रज़ाकाराना तौर पर सिंध से कितने लोग जा चुके हैं, और जो नहीं गए उनको किस तरीके से डील करना है हमने? हाँ देखें जी, पूरे सिंध में सबसे बड़ी जो आबादी है गैर कानूनी तारिकीन वतन की, वो कराची के 2 अजला में है। कराची का जिला शर्की है और कराची का जिला गरबी। इसमें सोराब गोट का इलाका शामिल है, गुलिस्तान जौहर का इलाका शामिल है, बल्दिया टाउन है, साइड टाउन है, केमाड़ी टाउन है, और इसके अलावा औरंगी टाउन के साथ जो सबर्ब है, नवाही इलाके हैं, वहाँ खासी बड़ी तादाद में ये महाजरीन पाए जाते हैं जो इलीगल हैं। अच्छा, उमूमी तौर पर यह तासुर फैला हुआ है कि जो लीगल महाजरीन है उनके साथ भी ऐसा होगा, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जिसको POR कार्ड कहा जाता है, जिसको UNHCR भी तस्लीम करता है, उसकी जो है ना नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में उसका इंदराज जरूरी है कि अगर किसी का प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे रिहाइश का और वो किसी दूसरे मुल्क से आया है तो वो यहाँ रह सकता है। सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके पास किसी किस्म की दस्तावेज नहीं है, जिनकी मुद्दत मियाद यहाँ ठहरने की जो हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें फराहम की थी वो खत्म हो चुकी है, उनके पास किसी किस्म का पासपोर्ट नहीं है, या वो तिजारती वीजे पे नहीं आए। अच्छा, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बाइज्जत तरीके से भेजने का इंतजाम इस हवाले से जरूर किया गया है कि जिला केमाड़ी में एक होल्डिंग कैंप बनाया गया है जो पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में कायम है।
उसकी 2 मंजिला इमारत में खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग कमरे मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा 70 खैमे लगाए गए हैं जहाँ पे क़याम, ताम का और इनके इलाज मुआलजे का भी बंदोबस्त है। अच्छा, उमूमी तौर पर आज ऐसा हुआ कि कराची के जिला शर्की में सोराब गोट और गन्ना मंडी के इलाके में मच्छर कॉलोनी में एक ऑपरेशन किया गया। सबसे अच्छा वहाँ जो है ना, इनके जो मशारान कहलाते हैं, जो इनके जी जी। हमायतीन हैं, उनसे जो है ना मशावरत करने के बाद पुलिस ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मसाजिद से ऐलान किए और बहुत सारे लोगों ने रजाकाराना तौर पर वापसी का इंदिया भी दिया और उस पर अमल दरामद अच्छा, भी हुआ है। एक महीने का जमाली साहब वक्त दिया गया था या इससे ज़्यादा वक्त था। इस दौरान कहा गया था कि आप अपने बिजनेसेस को वाइंड अप कर लें, अगर आपकी कोई जायदादें हैं उनको आप लिक्विडेट कर दें, बेच दें और फिर मतलूबा या मुतबादिल अपना इंतज़ाम कर लें ताकि आपके पास एक वक्त है। तो इस एक महीने की मोहलत से वहाँ पे सिंध में या कराची में जो गैर मुल्की तारकीन वतन रहते हैं और गैर कानूनी तौर पर हैं, उन्होंने कुछ इस पर इसका फ़ायदा उठाया इस मोहलत का? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कुछ जो खुसूसी तौर पर देखें, जो यहाँ का जो जिनको कहा जाता है, जो खुसूसन देखें, ये तो तमाम जो है ना उन ममालिक के शहरियों के खिलाफ हो रहा है जो यहाँ पे गैर कानूनी है। ये किसी एक खास मुल्क के खिलाफ नहीं है। पहले तो बिल्कुल। ये बात समझने की है कि सिर्फ ये किसी एक खास मुल्क, खास जुबान बोलने वाले या किसी खास रंग और नस्ल के हवाले से नहीं है। फार ईस्ट के लोग हैं, जिस तरह आपने बताया। अच्छा, ये जो आपने जो बताया ना कि 27 दिसंबर 1979 में जो रशिया का हमला था अफगानिस्तान पे, उसके बाद 11 सितंबर 2001 और ये 21 अगस्त 21 में जो तालिबान का दोबारा एरा हुआ है, वहाँ पे दोबारा ज़हूर हुआ है, उसके बाद से जो बड़ी तादाद में आए। मगर इसके अलावा मैं इसमें ये अर्ज कर दूं कि देखें, खाना जंगी के दौरान भी जो है ना 1989 से 1993 तक बहुत बड़ी तादाद में, खुसूसन जलालाबाद और स्पेन बोलदक के बॉर्डर से जो है ना बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अफगान माजरीन आए। अच्छा, ये देखें कि पूरी जो है ना महज़ब दुनिया में जहाँ भी माजरीन जाते हैं, उमूमी तौर पर उनका कोई ना कोई कायदे कानून के तहत मखसूस इलाकों में रखा जाता है। बिल्कुल। मगर पाकिस्तान में इस हवाले से देखें, बहुत ज्यादा अंसार मदीना की याद ताज़ा की है पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 44 बरस में। लोग 40 बरस कहते हैं, देखें 1979 27 दिसंबर, ये बहुत बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है ना पूरे मुल्क में आए। उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल, आपने दुरुस्त किए, फरमाया जमाली साहब के किए। 40 बरस से ज़्यादा हो गए और पाकिस्तान की 44। हुकूमतों ने और पाकिस्तान की आवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा सेक्रीफाइस किया है और उसको यकीनन ऑनर करना चाहिए। अगर ख़ास तौर पे आप अफगान तारिकीन वतन के हवाले से बात करते हैं। सुफियान साहब, आपकी जानिब आता हूँ, पंजाब की क्या सूरत हाल है, कुछ अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पंजाब में भी इस हवाले से जो हैं वो तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। गैर कानूनी तौर पर जो तमाम गैर मुल्की शहरियों को वतन छोड़ने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी, वो वक्त भी मुकम्मल हो चुका है। और हमने देखा है कि मीडिया के ज़रिए भी और दीगर मीडियम्स के ज़रिए भी ये मुकम्मल ये जो कैंपेन जो इत्तला फराहम करने की थी, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलाई गई है। और जैसा कि यहाँ पर भी हमने देखा है, सुबह पंजाब में भी मसाजिद से भी ऐलानात होते रहे हैं। तो ये रियासती जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ इसको निभाने के लिए तमाम कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं। और खुसूसी तौर पर अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो तकरीबन 2 लाख के करीब पंजाब पुलिस की जो है वो नफरी इस रियासती जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। और इस हवाले से भी मरबूत उन्होंने हिकमत अमली भी मुरतब की जा चुकी है। ऑपरेशन को जो शुरू किया जा चुका है, मुख्तलिफ अजला में जो है वो मुख्तलिफ तारीखें तय की गई हैं, जिन तारीखों से उन अजला में पंजाब के जो 36 अजला हैं उनमें ऑपरेशन किए जाएंगे। तो तमाम जो ऑपरेशन है वो जदीद टेक्नोलॉजी और ज़बरदस्त किस्म की जो मॉनिटरिंग है वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। बॉडी कैम जो एक टेक्नोलॉजी है उसको भी इस्तेमाल किया ठीक। जाएगा। और ये भी फरमाइएगा कि पंजाब में जो लोग रज़ाकाराना तौर पर नहीं जाएंगे उनको डिटेन करेंगे, आप किसी जगह रखेंगे, सेंटर्स में रखेंगे, पूरी सहूलियात उन्हें देंगे, एहतराम के साथ रखेंगे, और फिर किस रास्ते उन्हें जो है उनके, अगर अफगानिस्तान से हैं तो किस रास्ते उन्हें भेजा जाएगा? आज बिल्कुल इस हवाले से भी जो सेंटर्स हैं वो कायम किए जा रहे हैं, जहां पर जितने भी जो गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम जो हैं ये सुफियान साहब, तारकीन, आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही है हमें। उनको वहां पर रखा जाएगा, बनाया जाएगा। ओके। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसके हवाले से जो सेंटर्स हैं वो कायम किए जाएंगे और वेरी राइट। वहाँ पर जो इंसानी हकूक है उसकी पासदारी को भी यकीनी बनाया एक जाएगा। सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ और सुफियान साहब, एक इस सवाल और, हवाले से एक सवाल फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। सवाल ये है कि
बार बार हम ये बात करते हैं कि आपने 3-4 वेव्स देखी हैं जब ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान से मुहाजिरीन यहाँ पे आए, उसकी कॉस्ट भी पाकिस्तान के अवाम ने पे की। मिसाल के तौर पे अगर आप बड़े शहरों में देखें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, तो यहाँ पे लोगों जब वो यहाँ पे रहे, किरायों में इजाफा हुआ, जो शहर मतलब एक महदूद तादाद में लोगों को रखने के या उनको हैंडल करने की कैपेसिटी रखते थे वो नहीं रख सके, दीगर मसाइल में इजाफा हुआ जिसकी वजह से और कुछ गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी हुई। हम ये नहीं कहते कि इसमें उस मुल्क के लोग मुलव्वस थे, लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद भी पाए गए। तो अब अगर ये इनखला हो जाएगा गैर कानूनी तौर पर जो तारकीन वतन यहाँ पर रहते हैं, सो उसका फ़ायदा होगा वहाँ पर जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी ख़ास तौर पर। सुफियान साहब। बिल्कुल यकीनन बहुत फायदा होगा। मैं अगर सिर्फ लाहौर की ही मिसाल मैं अगर सिर्फ आपको लाहौर का ही बताऊं तो लाहौर एक बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे बिजिएस्ट सिटी है मैं समझता हूं पंजाब की। तो यहाँ पर जो हमारा अंदरून शहर है, जो एक हब है कारोबार का, जिसको शाह आलम जो मार्केट है, यहाँ पर भी हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे थे कि बहुत सारे हमें गैर मुल्की, खासतौर तौर पर अफगानी बाशिंदे जो हैं वो हमें यहाँ पर नजर आते थे, जिनकी पास ना कोई शनाख्ती कार्ड होगा। कुछ लोगों से मेरी जाती तौर पर जब से हुई है जिनके पास कोई खास सबूत नहीं है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लाहौर में के इर्द गिर्द भी बसते हैं और लाहौर के अंदर इनके कारोबार भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं। इनसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब पुलिस के पास पूरा डेटाबेस मौजूद है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ये उनसे मदद ली जाएगी। और खासतौर तौर पर शहरियों से भी दरख्वास्त की जा रही है कि वो जहाँ जहाँ पर कोई गैर कानूनी तारकीन वतन को देखें तो वो फौरी इतला करें पुलिस को, ताकि पुलिस को और रियासती इदारों को आसानी हो सके इस सारे ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। तमाम कानूनी जो नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो पहले ही इसमें मुतहर्रिक हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, ज़िले इंतज़ामिया को भी जो है मुतहर्रिक किया गया है कि वो इस सारी पॉलिसी पर जो है वो मनोअन जो है वो अमल दरामद वेरी राइट। आप हमारे साथ ही रहिएगा। कोयटा से मीर सलाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़। मीर सलाम साहब, कोयटा और बलूचिस्तान का हाल सुनाइएगा। चमन एक बहुत मशहूर और अहम जो है क्रॉसिंग है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और वहाँ से रोज़ाना सैकड़ों लोगों की हरकत अमल भी होती है, तिजारत होती है। सो क्या निस्बतन आसान है बलूचिस्तान से, कोयटा से, ख़ास तौर पे अफगान मुहाजिरीन का इनखला बनिस्बत के सिंध और पंजाब के? मीर सलाम साहब, आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, आपकी जानिब में आता हूँ। केपी की सूरत हाल बताइएगा, आप राब्ते में हैं वहाँ पे, आपका यकीनन वहाँ पे चक्कर भी लगा होगा कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे भी अफगान मुहाजिरीन जो हैं मुकीम हैं। एग्जैक्टली पूरे जिस तरह सिंध से आपके नुमाइंदे और लाहौर से, तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं अफगान मुहाजिरीन जो हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं, तो उनका फ़्लो यानी केपी तो हम की तरफ ज़्यादा और फिर चमन जो बलूचिस्तान की तरफ ज़्यादा है। तो केपी में ये कि वनवाइज हैं, इनके ट्रक्स हैं, उनमें फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन, बच्चे वगैरह, तो उनकी कुछ माल मवेशी भी हैं, तो वो लोग मूव कर रहे हैं तो हम बॉर्डर की तरफ और फिर आगे ननगरहार की तरफ। और ननगरहार में क्रॉस द बॉर्डर वहाँ पे अफगान तालिबान ने फिर 2 कैंप्स बनाए। उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसमें 6 मिनिस्ट्रीज़ के इंक्लूडेड हैं और उसकी सरबराही कर रहे हैं जो उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी। तो वो ख़ुद यानी कल आए थे वहाँ पे। फिर अफगान जो डिप्टी अब्दुर्रहमान राशिद रिफ्यूजीज़ के मिनिस्टर है वो भी ख़ुद ननगरहार यानी तो हम आए थे वो कल, और वहाँ पे उन्होंने 2 कैंप्स बनाए। ननगरहार में लालपुरा का इलाके है, वहाँ पे एक वो बनाया कैंप, और फिर कंदहार में उन्होंने तख्त पुल के करीब एक पुल वो बनाया, कैंप बनाया, जिसमें जिस तरह यहाँ पे होल्डिंग सेंटर दें तो वहाँ पे भी उन्होंने एग्जैक्टली वही चीज़ एक तरह से कॉपी की है। इसमें राब्ता क्या है पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान हुकूमत का, कि इसको कैसे अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करें कि किसी के साथ ज्यादती भी ना हो और वो बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क में सेटल हो जाए? मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन ऐसा सच नहीं हुई। वो यहाँ पे भी यहाँ पे ऑफिशियल वो कह रहे हैं कि तालिबान की तरफ से वो रिस्पांस हमें नहीं मिला, और तालिबान वो से जब हमारी ऑफिशियल से बात होती है तो वो भी ये कह रहे हैं कि यानी ऐसा कोऑर्डिनेशन हुई ये, बल्कि उन्होंने यूनिलैटरली एक मीटिंग बुलाई थी काबुल में
वहाँ पे कुछ जो इंटरनेशनल NGOs हैं जो इस रिफ्यूजी इशू को देख रहे हैं, UN की कुछ जो बॉडीज़ हैं वो भी, तो उन्होंने उनकी मीटिंग बुलाई थी इस हवाले से। और कल भी अफगान गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जो पड़ोसी ममालिक हैं, ख़ासकर ईरान, पाकिस्तान, कि उन्होंने 40 साल तक हमारे मुहाजिरीन को रखा। और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि ईरान ने कैसे रखा, चलें थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि पाकिस्तान में जैसे मैंने भी गुजारिश की कि कोई पाबंदी नहीं थी, वो कराची रहे, लाहौर रहे, पेशावर रहे, कोयटा रहे। ईरान ने क्या किया? क्या वो अस्फहान, मशहद, तेहरान कहीं भी जा सकते थे या नहीं? नहीं, ईरान में कैंप्स उनके बने हुए थे और बिजनेस के लिए यानी बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होती थी कि ये फला बिजनेस कर सकते हैं। नहीं, वो पूरा एक प्रोसेस है कि उनको मतलब उनको महदूद रखा ईरान ने, महदूद रखा था उनको बिल्कुल। पाकिस्तान में बिल्कुल ये फ्रीडम थी कि यानी यहाँ पे आजादी से घूमे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, अफगान हैं, वो अच्छे बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, और तो ये उनको ये आज़ादी थी यहाँ पे। थोड़ा सा जो मेरी पर्सनल वो है कि अफगानिस्तान का जो केस है उसको हमें स्पेशली ट्रीट करना होगा, एक स्पेशल केस के तौर पे लेना होगा। अभी यानी आप जस्ट इमेजिन के 4.5 करोड़ लोगों का एक मुल्क है जो कि दुनिया की कोई रियासत उसको इसमें मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। जरा कोयटा मुझे दोबारा जाना है। मीर सलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PTV न्यूज़। मीर सलाम साहब, जरा बताइएगा कि क्या निस्बत आसान है कोयटा और बलूचिस्तान से गैर कानूनी तौर पे जो अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में उनका इनखला बनिस्बत पंजाब और सिंध के, या नहीं? हेलो जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है मीर सलाम साहब? जी जी, आपकी सेकंड क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि सिग्नल का थोड़ा। अच्छा, थोड़ा जरा वहाँ का अहवाल बता दें हमें कि जो डेडलाइन खत्म होने वाली है, कितने लोग रजाकाराना तौर पे जा चुके हैं और क्या तैयारियां हैं बाकियों को भेजने की जो गैर कानूनी तौर पे बलूचिस्तान और बशमूल कोयटा में मौजूद हैं लोग? सही जी, अब तक जो है 35,000 से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद जो है वो पाक अफगान चमन बॉर्डर बाबे दोस्ती के जरिए जो है अपने मुल्क अफगानिस्तान चले गए। ऑफिशियल बात आज इतलात सूबाई जो है जान तकरीम में ब्रीफिंग देते हुए कहा। अब सबसे मैं थोड़ा सा इसके पर्सपेक्टिव में जाऊँ, 1979 रशिया वार के बाद जो है बड़ी तादाद में जो अफगान महाजरीन की तादाद जो कोयटा और उसके गुरदनवा इलाके में लोरलाई, पिशीन, चाही वगैरह में सेटल डाउन हो गई। कुछ उसी टाइम 15 से 20 कैंप थे। अब उन कैंप्स को UNHCR में महाजरीन विलेजेस का नाम देकर के तकरीबन अब 10 रह गए। बलूचिस्तान में रजिस्टर जो है अफगान महाजरीन की तादाद 3,31,000 से समथिंग एक जायद या इसके निस्बतन करीब है। तो इस हवाले से हुकूमत ने 2 होल्डिंग सेंटर कोयटा में, हाजी कैंप बाईपास कोयटा में बनाया और एक PCCIR में, जहाँ पे तकरीबन 500 से 1000 अफराद की रखने की गुंजाइश है, जिसमें तमाम नादरा केस को महकमा हेल्थ की फैसिलिटीज दी गई। और साथ में एक ट्रेन सिंध से जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद है वो अंकरीब कल या परसों तक कोयटा पहुंच जाएगी और कोयटा में होल्डिंग सेंटर में रखने के बाद उनको जो है वह कुशला और चमन के रास्ते बाबे। अच्छा, कोई किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्योंकि सरहद पार भी जो है वो शरपसंद अनासर कुछ हरकतें करते हैं, तो ऐसा तो कोई वाकया नहीं है? सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? विजिलेंट है हमारे इदारे? नहीं, इस हवाले से हुकूमत की बड़ी अच्छी पॉलिसी रिस्ट्रेन, अभी तक कोई सख्ती दिखाई नहीं दी उन्होंने। रजाकारना तौर पर लोग खुद जा रहे हैं जो कि गैर कानूनी POR कार्ड ना रखने वाले अपने माल मवेशी बिजनेस को वाइंड अप करके ऐसा ऐसा जा रहे हैं। तो हुकूमत को भी इस चीज का इदराक है क्योंकि चमन बॉर्डर पे कभी कभी बड़े नाखुशगवार वाकयात होते हैं। तो हुकूमत इस चीज को देखते हुए एक पॉलिसी उन्होंने मुरतब की कि एक बिल्कुल सही फरमाया आपने मीर सलाम साहब, आपका और लाहौर से सुफियान साहब, कराची से सोहेल जमाली साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, कुछ नए मेहमानों के साथ अगले सेगमेंट में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ में डरपोक बनाती है कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। उर्मिला, कोई पत्थरों चिमट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल है।
छा गया है हर तरफ क्रिकेट का जनून। शाहीन ही जीतेंगे, मैच हो सुबह या फिर आफ्टरनून। कुछ हंसी मजाक, कुछ सवालात और कुछ प्रेडिक्शन। बल्ला घुमा दे, सीटी बजा दे और हर डाउट मिटा दे। और मिलके बोलें, गेम उठा दे। ओनली ऑन पीटीवी होम। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है गैर मुल्की तारकीन वतन जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको मोहलत दी गई है। आज रात 12 बजे तक रज़ाकाराना तौर पे वो अपने अपने वतन वापस चले जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा और उनको एहतराम के साथ उनके मुल्क जो अपने ममालिक वापस भिजवा दिया जाएगा। हमारे साथ एहसानुल्लाह टीबू महसूद साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फिरोज़ जमाल शाह साहब निगरान वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तस्नीम नूरानी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी दाखिला, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। तस्नीम नूरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिरोज़ जमाल शाह साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। कितना मुश्किल काम है, आप एक सरकारी ओहदे पे बैठे हैं इस तरीके से, क्योंकि अक्सरियत अफ़गान मुहाजिरीन की है इसलिए ज़्यादा बात भी उनकी हो रही है और केपी जो है वो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मुकीम है। प्रोपोगेंडा भी हो रहा है पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान का अपना एक राइट है, अपना एक हक है, लेकिन हाउ डिफ़िकल्ट दिस टास्क इज़ फॉर द गवर्नमेंट। जमाल शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। देखिए, ये जो है हर मुल्क के अपने कुछ कवानीन होते हैं, कुछ वहाँ पे ज़ाब्ते होते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो अवाम है, जो हमारी पाकिस्तानी कौम है और हमारी हुकूमत की अवलनीन तरजीह और फ़र्ज़ ये बनता है कि उनके मानो जान की जो हिफाजत है और हर एक की यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये जो इक़दाम उठाया गया है वो इस सिलसिले में है कि जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है दैट इज़ अ मस्ट। आप देखें, पाकिस्तानी हो, आपको जगह जगह रोकते हैं, आपसे पूछते हैं अपना नादरा कार्ड दिखाएं, मिसाल आपको दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए नहीं है, ये अगर कोई यूरोप का है, कहीं का भी है, जो इस मुल्क में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी ग्रेस दिखाई और उनको कहा कि आप मेहरबानी करके अपने मुल्कों को वापस चले जाएं, इससे पहले कि हम जो है कानून हरकत में आए और आपको मिसालें हम जबरन जो है वापस भेजें। तो इस हवाले से कल रात तक जो है तकरीबन 1,04,000 लोग जो है वो रज़ाकाराना तौर पर वापस जो है वो तोरखम बॉर्डर क्रॉस करके वो वापस चले गए और रात को तकरीबन 9 बजे जो है वो हमारा डेली काउंट होता है और हमें उस दिन का बताया जाता है। लेकिन ऑन एवरेज 15,000 तकरीबन जो लोग हैं वो डेली बेसिस के ऊपर जा रहे हैं और हमने ये साइमल्टेनियस जो है 2 प्रोसेसेस जो है, अब कल रात को 12 बजे जो है 31 अक्टूबर को ये डेडलाइन दी गई थी, लेकिन जो रज़ाकाराना तौर पे आज भी जा रहे हैं जी, तो उनको किसी किस्म की रोकथाम, किसी किस्म का जो है उनको हर्डल नहीं है। वो अपने मर्जी से वापस जा रहे हैं और बॉर्डर पे उसी तरीके से उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो लोग हमारे रडार पे हैं और जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो जो वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहे तो उनको फिर हम टारगेट करके तो उनके लिए हमने सेंटर्स बनाए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे लाके उनकी प्रोसेसिंग वगैरह वो करके तो साथ साथ जो है वो प्रोसेस भी जो है आज से शुरू हो गया है। लेकिन एक सवाल है, फिर तस्नीम नूरानी साहब के पास जाता हूँ। फिरोज़ जमाल शाह साहब, सवाल ये है कि
जब हम ये कहते हैं कि 17 लाख के करीब ऐसे गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तान में रहते हैं कि जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं, जो इतलात हमें मिल रही हैं या जो बताया जा रहा है चारों सूबों से, वो कहते हैं जी कि हमने 100 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया, इतने हज़ार लोगों को जो है हमने जो है वो ट्रैक कर लिया, मॉनिटर कर लिया, लेकिन जो 17 लाख की तादाद है इसको पूरे तरीके से वापस भेजने में आप कितना वक्त लगेगा? मतलब तादाद में और जिन लोगों को आइडेंटिफाई या ट्रैक किया है उनमें बहुत वास्ट डिफरेंस है। ये देखें, ये जो प्रोसेस है इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये आप मिसाल है इतने सालों से ये एक चीज़ यहाँ पे पहुँची है तो इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। रियलिटी जो है वो ये है कि इट इज़ गोइंग टू बी ये ऑन गोइंग प्रोसेस होगा। अब जिस तरीके से ये हमने आइडेंटिफाई किए हैं जगह यहाँ केपी में और फिर हमने दिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब फॉर एग्जांपल आज का जो दिन था वो इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का था। ये 2 दिन जो है ये टुडे एंड टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और उसके अगला दिन जो है वो होगा पंजाब का, और उसके बाद अगले 3 दिन जो होंगे वो केपीके के। तो बड़ा एक तरीके से इज्जत के तरीके से ये लोग आपने अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है। बिल्कुल ठीक। मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। तस्नीम नूरानी साहब, ये जो फैसला हमने किया, क्या ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था या नहीं? देखिए, हमारा जो इमेज है एज ए कंट्री, एज ए सॉफ्ट स्टेट, वो मैं समझता हूँ रीइंफोर्स होता है इस किस्म के चीज़ों से कि हम फैसला नहीं कर पाते अपनी सियासत और अपनी डिप्लोमेसी की वजह से कि हमने रेफ्यूजीज़ के साथ करना क्या है। मैं 2001 से 2004 तक सेक्रेटरी दाखिला था। उस ज़माने में बिल्कुल यही सूरत हाल थी। इसी तरह इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजा गया। फेडरल UNHCR से और बाकी इंटरनेशनल एजेंसी से डॉलर्स आए, डॉलर इनको दिए गए फैमिलीज़ को, इनको ट्रकों में बिठाया गया, और यही इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो इदारे हैं, जो आज फिर मैं अखबार में देख रहा हूँ कि वो घर गिराए जा रहे हैं। ये 2002 या 2003 में भी गिराए गए थे जी। बिल्कुल, ये प्रोसीजर तब भी हुआ था यही इसी तरह। तो अब 20 साल हो गए और उससे पहले भी गालिबन होता रहा है। इशू ये है कि ये इस वक्त क्यों ये एक ड्रामाई अंदाज में एक डेडलाइन हुई, और क्योंकि एक पॉलिटिकल डिसीजन है। अब पॉलिटिकल डिसीजन कितनी देर रखता है, कितनी देर नहीं रहता, ये इस पे डिपेंड करेगा इस मुहिम की कामयाबी। होना तो ये चाहिए कि एक इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी, इमिग्रेशन पॉलिसी हो, और वो इदारा जिसकी जिम्मेदारी हो फिर उसको पावर दी जाए और उसको जिम्मेदार ठहराया जाए कि भाई ये रेफ्यूजीज आ कैसे रहे हैं। रेफ्यूजीज अगर कहीं सेटल हो रहे हैं तो वहाँ पर उस वक्त फ़ौरन क्यों नहीं तदारुफ किया गया? क्योंकि जब रेफ्यूजी आ जाता है, चाहे चंद साल रह जाता है, फिर अपना हक जताने लगता है, तो फिर आपको और मुश्किल होती है। अब इस्लामाबाद, अफगानिस्तान के जो मसाइल हैं वो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे आ रही कि भाई वहाँ पर हालात ख़राब हैं। तो यहाँ सर एक सवाल पैदा होता है और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा तस्नीम नूरानी साहब। अब इससे कुछ देर पहले एहसान टीपू महसूद साहब ने नुक्ता उठाया और कहा कि ईरान ने भी बहुत सारे अफगान मुहाजिरीन को वेलकम किया, लेकिन उन्होंने उनको एक जगह पे महदूद रखा और बड़ी एक उनके सख्त कवानीन थे कि किस अंदाज में उन्होंने वहाँ पर रहना है, कारोबार करने और कैसे उन्होंने वापस जाना है। क्या हमसे ये गलती हो गई कि हमने उस पॉलिसी को नहीं अपनाया और फुल फ्रीडम दी, जो कि शायद नहीं देनी चाहिए थी किसी भी? वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमारी सॉफ्ट स्टेट की जो है ना एक जो रेपुटेशन है वो रीअफर्म होती है। उन्होंने उस जमाने में भी यही किया था कि उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया था एरियाज में। अभी भी उनके 2 मिलियन मेरा ख्याल है, अगर हमारे 4 मिलियन है तो उनके पास भी 2 मिलियन है, मसला उनका भी है। मगर उन्होंने ये भाई भाई वाला जो है ड्रामा ये शुरू दिन से नहीं किया कि जी आ रहे हैं। अब यानी जाहिर है कि जब कोई रेफ्यूजी किसी भी मुल्क में कोई इदारे से जाता है तो लोकल पॉपुलेशन के साथ फ्रिक्शन होती है। यहाँ पर भी इसी तरह KPK में, पंजाब में, दूसरी जगह पे फ्रिक्शन इनके साथ रहती है। मगर ये कि हम कभी को क्लियर पॉलिसी नहीं कर सके। अब की दफ़ा सियासी पॉलिसी अगर बनी है कि इनको निकालना है तो आप देखिए कि कितने लोग उसको अपोज कर रहे हैं। देखिए जी, तो हमारे में और इजराइल में क्या फ़र्क रह गया, वहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो बिलक रहे हैं, यहाँ पर भी बच्चे बिलक रहे हैं। इस किस्म की लोग यानी उसको इक्वेट करने लगते हैं और इसमें हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं।
फिर 4 महीने में हमने वो बुरे भी बनेंगे और फिर उनको वापस आने दे जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि एज ए स्टेट हमें फैसला करना होगा कि भाई हमने ये स्ट्रैटेजी अगले 3 साल गुजारनी है और उसके बाद कोई तब्दीली नहीं आएगी। 3 साल तक या 5 साल तक आइंदा जो है वो स्ट्रैटेजी रहेगी। मैं इस पे जरा एक एहसान साहब के पास जाके वापस आपकी जाने बात हूँ जरा डिटेल से कि अब हमने इस फैसले के बाद आगे अब मुस्तकबिल में क्या करना है। आप दोनों हजरात के पास मैं आता हूँ। एहसानुल्लाह टीपू साहब, अब आपने जो बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन जो कि नहीं हुई, असूली तौर पे वहाँ से होनी चाहिए थी, रब्ता करना चाहिए था। अफ़गानिस्तान में हमें ये बताया जाता है, आपके तो वहाँ बहुत ज़राए हैं और आप आते जाते रहते हैं, कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट डेवलप हुआ है, शायद उनकी अपनी पॉलिसी की वजह से या किस वजह से। अब जब ये अफ़गान मुहाजिरीन वापस जाएंगे तो हमने जितना कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया, वो सब भूल के एक नई सोच का क्या वहाँ पे आगाज़ हो जाएगा और पाकिस्तान को बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान, अगेन आप जैसे बात कर रहे थे कि विद इन अवर राइट हम ये फैसला कर रहे हैं। एग्जैक्टली जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि अफगानिस्तान का जो केस है उसका स्पेशल केस ट्रीट करना होगा। आप जितना भी उसको वो कर लें, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आता है। पाकिस्तान उससे यानी आइसोलेट अफगानिस्तान के हालात से वो नहीं रह सकता। ये माजी में भी हमने देखा है। और इन रिफ्यूजीज़ को जो लाखों की तादाद में किन्होंने इनको पाकिस्तान आने दिया, किन्होंने इनको पूरा मुल्क खोल के दिया कि आप जहाँ जाएँ वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक गेम्स थी। वो उन चीज़ों से हमें ये सबक सीखनी होगी। उसमें यही टीटीपी का जो था, हम यानी यहाँ पे 20 साल से हम यही कहते रहे कि टीटीपी को जो सपोर्ट मिल रही है वो एक एंटिटी है जिससे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, वो अफगान तालिबान है। उनकी ट्रेनिंग भी अफगान तालिबान कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रही है, आइडियालॉजी वही है, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं मान रहे थे। तो मेरे ख्याल में अपने हाउस को भी इन ऑर्डर रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें फिर आपके सामने आती रहेंगी। और दूसरा ये कि हाँ, वहाँ पे हुकूमतों के बीच में तो वो जो ताल्लुकात है वो तो हमेशा से यानी सरदमोहरी का शिकार रहे हैं माजी में भी, चाहे वो अशरफ गनी की हुकूमत हो, हामिद करज़ई की हो, उससे पहले हो, या तालिबान की। लेकिन अवामी सतह पे मेरे ख्याल में ये जो पूरा एक प्रोसेस है तो उसका रिएक्शन ऑलरेडी हम देख रहे हैं। यानी वहाँ पे सोशल मीडिया पे जो तालिबान सोशल मीडिया है जिसमें कुछ उनके बड़े प्रोमिनेंट किस्म के लोग हैं, हज़ारों उसके फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी जो मसनूआत है उनका बाइकआउट शुरू किया जाए। तो यानी एक तरफ हम इजराइल की वो बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को यानी इजराइल उससे वो इक्वेट करने की कोशिश हो रही है। तो उसका रिएक्शन आएगा, तो उसके लिए हुकूमत ने कितनी तैयारी की है। आपके ख्याल में इसके मतलब हर फैसले के कुछ नताइज होते हैं अच्छे बुरे, आपके ख्याल में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं आप? कॉन्सिक्वेंसेस तो ये कि वहाँ पे जो नफरत है जो अवामी सतह पे खासकर, तो उसमें और यानी वो चीज़ें बढ़ेंगी। और अब मुझे ये भी वो एक कंसर्न है कि ये ना हो कि अफगान तालिबान की तरफ से टीटीपी की शक्ल में, कि वो यानी माजी में भी हमने देखा है कि वो टीटीपी को दोबारा से ये कोई इस तरह के अहकामात वगैरह कि आप लोग जाके पाकिस्तान में यानी हमले और इनको बढ़ाएं, इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा फ्यूचर में। और दूसरा ये कि बॉर्डर पे क्लैशेस के नताइज भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो हम फिजिकल क्लैशेस देख रहे हैं। यानी उससे पहले अशरफ गनी, हामिद करज़ई, उनके सिर्फ वर्बल बयानात आते थे। एक बात, क्योंकि अब इसमें एक कैटेगरी के लोग नहीं है, कुछ जैसे अभी बात हो रही थी 35-40 साल से रह रहे हैं, कुछ 10-15 साल से 9/11 ऑनवर्ड्स, कुछ अभी 2-3 साल पहले आए हैं। सो ये सारे के सारे जब वापस जाएंगे गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम है, इनकी सेटलमेंट कैसे होगी? जो अभी ताज़े आए हैं वो तो शायद जल्दी सेटल हो जाएं, जो 20-25-30 साल से रह रहे हैं उनके बारे में वहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, कैसे? खासकर वो जो 20-25-30 साल से यहाँ पे आए तो उनका एक और इशू वहाँ पे यानी जो लोकल इशू है, अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, कि उनकी वहाँ पे जो ज़मीन है और वहाँ पे एक ट्राइबल कल्चर है, तो उन पे ऑलरेडी जो उनके यानी लोकल जो उनके कबीले के लोग थे तो वो कब्जा कर चुके हैं, उनके घरों पे भी, प्रॉपर्टी पे। लेकिन अब ये जिम्मेदारी तो अफगान हुकूमत ये उनकी है कि वो उनको रीसेटलमेंट उनकी, तो उन्होंने जो कैंप्स बनाए ये बॉर्डर के साथ, चमन तुरखम के साथ, तो वो 1 महीने तक वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद फिर उनको रिलोकेट किया जाएगा इनसाइड अफगानिस्तान। वेरी राइट। फिरोज जमाल शाह साहब ये अभी बात कर रहे थे मुमकिना नताइज की, कंसिक्वेंसेस की। टीपू साहब, मैं चाहूँगा इसको पे ज़रा इज़हार ख्याल करें कि हमारी पूरी तैयारी है कि खुदा न खास्ता अगर इसका कोई नेगेटिव फॉल आउट होता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे? देखिए, जो तरजीह होती है वो हमारे अपने लोग हैं और हमारा अपना वतन है, हमारे अपने जो मसाइल हैं। आप इकॉनमी देखें कि आज हमारी इकॉनमी का क्या हशर हो गया है। ये जो एंटी स्मगलिंग ड्राइव हमने शुरू की है, ये जो हालात आप बेहतरी की तरफ जाते देख रहे हैं, तो ये इन बॉर्डर्स की वजह से है कि इस बॉर्डर्स को हमने जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। अफगान हुकूमत की जो इंटरिम हुकूमत है उसकी बका भी इसी में है कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान इकदाम उठा रही है तो वो वहाँ पे भी जो है अपनी हुकूमत
को इसी तरीके से इकदाम उठाने चाहिए। अफगानिस्तान हमारा नेबर है, हमें अच्छे मुनासिब उनसे रखने चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारे जो अपने पाकिस्तान है। अब देखें, अब अफगानिस्तान के साथ बाकी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेकिन उनके साथ ये मसाइल जो है ना उनके पेश आते हैं और ना जो है वो इस तरीके का वहाँ पे। तो हमें ये जो है अपनी प्रायोरिटी जो है, हमें अपनी जो चीज़ें हैं, अपने मामला जो हैं वो अपने मुल्क को देख के, आज आप देखें फॉर एग्जांपल फ़लस्तीन को देख के हमारा दिल रोता है। हम जो है हम अपनी माँ बहनें जो वहाँ पे जो हो रहा है बच्चों के साथ हो रहा है, तो किस बाहर के मुल्क ने जो है उनको जाके मिसालें कोई वो मदद की हो सिर्फ यानी। तो इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपने मामलात जो है मतलब खुद अपनी टांगों पे खड़ा होगा इंशाअल्लाह। और जब मसाइल आएंगे तो कोई जो है हमारे मिसाल यानी इस तरीके से वो नहीं करेगा, तो हमें अपना जो है पहले सोचना अच्छा, चाहिए। एक सवाल है सर, सवाल ये है कि एक पॉलिसी है कि गैर मुल्की तारकीन वतन जिसमें अक्सरियत अफगानिस्तान के बाशिंदों की, उनको वापस भेजना है। अब जैसे भी एहसान साहब कह रहे थे कि बहुत से ऐसे अफगान भी हैं कि जो यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं, कारोबार कर रहे हैं, एक महज़ब शहरी या तारकीन वतन के तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ कानूनी है कुछ गैर कानूनी है। इनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो जराइम में मुलव्वस हैं या गदागरी में, अक्सर हम देखते हैं कि भीख मांगने में या अदरवाइज इस किस्म के दीगर काम करने में, उन ऐसे लोग भी शामिल हैं। तो कोई कैटेगराइज किया है, तरजीह दी गई है कि ऐसे लोग जो हैं जो इस किस्म के जराइम में हो उनको फौरी तौर पे पहले भेजा जाए बाकी लोगों को, क्योंकि बड़ा टास्क है ना 17 लाख लोगों का। जमाल साहब, राब्ता शायद मुनक़ता हो गया, दोबारा राब्ता करते हैं। तस्नीम नूरानी साहब, अब ये जो फॉल आउट की हम बात कर रहे थे, जैसे कुछ खदशात का भी इजहार किया, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स की बात है या कोई ऐसे अनासर को दोबारा से कहीं एक्टिवेट ना करें, तो उसके लिए भी यकीनन हमारे पास कंटिजेंसी प्लान होगा। जब आपके ज़माने में ये ऑपरेशन हुआ था तो आप लोगों ने क्या किया था, कैसे इसको पूरी तरीके से जज किया था, अपनी हिकमत अमली बनाई थी? देखिए, बात यह है कि हमारे ज़माने में भी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पॉलिटिकली चीज़ें फिर बदल गई। मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट है कि जब आपने एक बड़ा सोच समझ के कदम उठाया, आपने उनको इतनी लंबी तारीख दी, अब तारीख ख़त्म हो गई, अब आपने एक्शन लेना है, एक्शन ले रहे हैं आप। अब इस पर तब्दीली नहीं आनी चाहिए, यानी अब कोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी पॉलिसी। मेरा तो सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर आप अपने फैसला कर लिया तो अब ये ना देखें कि जी वो माइंड करेंगे या वो आपसे नफरत मजीद करने लगेंगे। ऑलरेडी नफरत तो काफ़ी करते हैं वो आपको, ये क्रिकेट मैचेस में, और वैसे आपको कोई चीज़ जब पाकिस्तान की बुरी होती है तो वो जिस तरह वो सेलिब्रेशन करते हैं उससे पता तो लगता है कि नफरत तो बहुत करते हैं। मगर क्या नफरत कोई ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान ने की है जिसकी वजह से वो नफरत करते हैं? ये तजिया कर लेना चाहिए। मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, हालांकि वो क्योंकि 4 मिलियन 5 मिलियन वो यहीं पर ही आके रहते रहे हैं और यहीं से वो फ़ायदा उठाते रहे हैं। सो देयरफॉर इस पे हमें इसकी अब फिक्र नहीं। ये तो सर, आप कोई रिवायती, तस्नीम नूरानी साहब, आप एक रिवायती ब्यूरोक्रेट नहीं है, मतलब आप एक इंटेलेक्चुअल के तौर पे भी आपको जाना जाता है। इस सवाल का जवाब, नफरत क्यों करते हैं, हमें तलाश करना है या उन्हें तलाश करना है? देखिए, उनको तो तलाश नहीं करना ना, नफरत तो हम कंसर्न है कि भाई नफरत कम करें। ज़ाहिर है हर बंदा चाहता है कि कोई कौम हो, कोई मर्द, कोई इंसान हो कि भाई मुझसे वो नफरत ना करे, और अगर करता है तो क्या वजह है? एक इंसानी फितरत है कि वो नहीं चाहता कि बंदे उसे नफरत करें। तो इसी तरह कौमों को भी ज़रूरी नहीं है कि नफरत, तो हमें तजिया करना चाहिए कि नफरत क्यों करते हैं। हम अपनी तरफ से, जो नॉर्मल बंदा बैठा है वो तो ये कहता है कि यार इनके लिए दरवाजे खुले हैं, यहाँ आके वो काम करते हैं, अयाशी करते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, और हमारे यहाँ वो सब चीज़ें ख़राब भी यहाँ पर हुई हैं, मतलब ड्रग्स भी यहाँ पर आई हैं, वेपन्स भी यहाँ पर आए हैं इनकी आड़ में, और अब टीटीपी के जो है हमले हो रहे हैं वो भी जो एक ख़ास वजह बनी है वो भी इसी की वजह से। उसके बावजूद वो हमसे नफरत करते हैं बजाय हमें उनसे नफरत करने के। तो अजीब सी बात है। इसका तजिया तो करना चाहिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज अब ये नहीं है कि वो नफरत करते हैं या नहीं करते, अब तो ये है कि आपने अपने इंटरेस्ट में एक पॉलिसी बनाई है। आग में महकमे जो है उनको ऐसी एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि भाई, और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये रोजाना का काम इसी तरह होना चाहिए। ये नहीं कि आज इस वक्त नजरों में है ये पॉलिसी तो देखा जा रहा है कि कितने बंदे गए, 15,000 दिहाड़ी में जा रहे हैं और 1500 वापस आ रहे हैं, ये आदाद शुमार आजकल बताए जा रहे हैं। ठीक ठीक। There is something that should be monitored on a daily basis by somebody so that
इट्स अ कंसिस्टेंट पॉलिसी। और उनको भी पता हो कि हर के साथ यही बर्ताव होता है और हमारी एक बड़ी गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसी है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी फिर उसके मुताबिक जो है एक सर क्विक आंसर चाहिए, एक मुख्तसर सा सवाल फिर टीपू साहब की जानिब। जैसे UNHCR है, UN एजेंसीज हैं, वो भी पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं कि जी आप ये फैसला ना करें, रोक लें, इसमें कुछ और टाइम दें। उनके हवाले से जो है पाकिस्तानी हुकूमत, ये सारी इंटरनेशनल एजेंसीज नौकरियों की ब्यूरोक्रेसी है, इनका कोई ज़मीर नहीं है, इन एजेंसियों का कोई अपनी पॉलिसी नहीं है, इनकी भी पॉलिसीज फ्लिप फ्लॉप करती हैं बवक्ते ज़रूरत। तो इनको आप अहमियत ना दें, अपना इंटरेस्ट वॉच करें। बिल्कुल। और आप सिर्फ इनका इंटरेस्ट वॉच इस वजह से करते हैं कि ये पैसे आपको देते हैं, पैसे उन्होंने देने ही देने हैं, बिकॉज उनके बजट में जो आता है उसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा वो मिल जाएगा। सो ये हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो है ये आड़ लेने के लिए दुरुस्त हैं, अदरवाइज आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मुकद्दम होना चाहिए, वो कुछ कहते रहें और अल्टीमेटली वो खुद समझ जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट जब आप फॉलो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। माय मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी। सही आपने फरमाया, सही फरमाया। आज हम कर रहे हैं तो 2 दिन के बाद फिर भूल जाए। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया आपका तस्नीम नूरानी साहब, फिरोज जमाल शाह साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। टीपू साहब आपसे सवाल, ये भी तलात आई थी, करेक्ट भी फाइम, जो भी यहाँ से अफगान मुहाजिर वापस जाएगा उसको UNHCR की जानिब से $1500 शायद मिलेंगे, करेक्ट नहीं अगर ये फिगर ठीक है नहीं है तो। लेकिन ये भी देखा कि वो गए $1500 लिए और फिर किसी रास्ते से वापस आ गए, ये भी बहुत से वाक़यात हुए हैं। ये बिल्कुल माजी में ये हुआ था, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी एक, यानी ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, जब ये हो रहा है ये माजी में भी हुआ है। यानी वज़ीरिस्तान में 2 वहाँ पे बड़े कैंप थे साउथ वज़ीरिस्तान में, तो ये यानी वो तो मुझे पर्सनली खुद याद है कि उस वक्त गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई तो वो यानी बड़े कैंप थे तो उनको खाली करवाया गया और उनको वापस हो जाने का कहा गया और वो वापस गए भी थे। लेकिन यहाँ पे ये कि ये जो मामलात हैं, यानी जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान, इनके जो असरात होंगे पाकिस्तान पे अफगानिस्तान से, तो उसके लिए पाकिस्तान ने कितनी तैयारी की है। तो जिस तरीके से इस चीज़ को यानी फोर्सफुली परसू किया जा रहा है बड़े पैशनेटली, तो मेरे ख्याल में उसके लिए भी उनकी ने कोई ना कोई एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा कि क्योंकि तोरखम हो या चमन बॉर्डर हो, वहाँ से रोज़ाना के बुनियाद पे वहाँ से लोग आ भी रहे हैं, जो कागजात दिखाते हैं, आते हैं पाकिस्तान में, कानूनी तौर पे आते हैं और मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं, पाबंदी नहीं है। लेकिन हमने ये भी देखा कि गैर कानूनी लोग भी आए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ मिली भगत से भी आए, इन 2 रास्तों के अलावा भी शायद लोग जो है कई आए हैं। इस पे कैसे हम कंट्रोल करेंगे? एक दफ़ा भेज तो देंगे उन्हें, लेकिन जो वापसी है गैर कानूनी तौर पे, उसके रोकने के लिए क्या इकदाम हैं? सबसे पहले वहाँ पे जो आपके यानी 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं जो ग्राउंड पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं, उनको भी यानी आप यानी उनको फिक्स करना होगा, क्योंकि जो 80% जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पाकिस्तानी सरकारी ऑफिशियल्स हर इदारे से वो उसमें मुलविस पाए गए हैं कि वो पैसे दे के वहाँ पे, यानी कुछ तो ऐसी इतलात हैं कि बाकायदा जो खुदकुश हमलावर थे दाइश खुरासान की तरफ से, वो पाकिस्तान अंदर आए और उन्होंने बॉर्डर पे किसी को पैसे दिए। लेकिन ये तो नहीं बताया होगा ना कि हम खुद कुछ हमला करने आ रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली, लेकिन उसमें ये भी हो सकते हैं, तो इसमें हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई भी हो सकता है। एग्जैक्टली, तो उसमें आपको यानी उनको वो करना होगा कि उनको भी ठीक करना होगा। और दूसरा ये कि फेंसिंग वहाँ पे बिल्कुल हुई है, लेकिन फेंसिंग का सिर्फ ये नहीं कि आप बाढ़ लगाएं और ये पूरी मूवमेंट आप उनसे रुकवा दें, उसके लिए आपको यानी बॉर्डर मैनेजमेंट भी, उसके चेक पोस्ट की तादाद बढ़ानी होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान। टीपू महसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।